बहुत बहुत स्वागत है बघेल साहब आपका। और इसलिए ख़ास तौर पर आपका स्वागत और शुक्रिया क्योंकि मुझे पता चला है कि आप इस कार्यक्रम के लिए बहुत दूर से यहाँ तक पहुँचे हैं बाय ट्रेन यात्रा करके। अब ज़रा मुझे ये बताइए, आपकी मंत्रालय में यात्रा कैसी रही? और ये जो 11 साल मोदी सरकार के हुए हैं, तो भारत की उड़ान में आपके मंत्रालय ने क्या भूमिका अदा की है? सभी मंत्रालयों का योगदान है, लेकिन केवल विभाग की उपलब्धियां तक ही सीमित 11 साल में नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं एक मानता हूं जी। कि ये लुटियन जोन है, ये काजल की कोठरी है। बिल्कुल। बहुत लोगों को काजल लगा है, चेहरे पे भी लगा है, कपड़ों पे भी लगा। हुँ। उसको बल्कि काजल न कहें, कालिक की कोठरी है। तो नंबर 1 उपलब्धि मैं मानता हूं कि लुटियन जोन में माननीय प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ 11 साल से उसमें हैं और एक धब्बा नहीं लगा है, ना चेहरे पर ना कपड़ों पर, और माननीय सभी मंत्रियों का भी। तो इसको उपलब्धि नंबर 1 से शुरुआत करनी चाहिए। हम सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा बात करेंगे, रेलवे, एयरपोर्ट, 80 करोड़ को गेहूं चावल, आयुष्मान कार्ड, लेकिन ये मामूली उपलब्धि है। देश जैसे ही आज़ाद हुआ था, और आज़ाद कराने का श्रेय लेने वाली पार्टी बहुत आदर्शवादी थी, लेकिन जीप घोटाला तो हो गया था, वो भी रक्षा में, कृष्णा मेनन जी का। फिर 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ। दिल्ली वालों से ज़्यादा कौन जानता है यहाँ दिल्ली में क्या क्या नहीं हुआ। तो ऐसा पॉलिटिकल आदमी तो बच नहीं पाता है 11 साल में। कोई फ़कीर टाइप का आदमी हो वही बच पाता है, जिसको पाने और खोने की ज़्यादा चिंता ना हो। तो एक शेर सुनाने का मन हो रहा है कि ना मांझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफ़र है। फ़कीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। लेकिन हवाएँ तो हक में तो हैं आप मोदी लोगों जी के। को, अरे 14 में लगातार कौन सी, सरकार बना रहे हैं। 14 में बहुत हवाएं हक में नहीं थी। अर्थव्यवस्था खराब मिली थी, सिस्टम खराब मिला था, ऐसे ही होता है देश में, चलता है, ये सब ब्यूरोक्रेसी की आदत में था। कोई टारगेट नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, सभी कुओं में भांग पड़ी हुई थी, तो उसको पटरी पे लाए हैं। तो ऐसा कोई आदमी वही कर सकता जो फकीर टाइप का आदमी हो, जिसको ज़्यादा चिंता विंता ना हो। तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला कभी नहीं कर सकता है, संतुष्टिकरण करने वाला नेता तो कर सकता है। हमारे विभाग का जहाँ तक मामला है, 11 साल में मैं अलग अलग विभागों में रहा। वर्तमान विभाग की जगह मैं जब एमओएस लॉ एंड जस्टिस था, 1000 से ऊपर ऐसे कानून जो इररिलेवेंट थे, मोदी जी के नेतृत्व में वो जो है समाप्त हुए, बोझ थे। मैं एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जब था, तो मोदी मॉडल पेंडेमिक का WHO ने भी माना, वैक्सीनेशन किया हम लोगों ने। आयुष्मान कार्ड में शताब्दी की बड़ी उपलब्धियों में से एक मानता हूँ। 5 करोड़ 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज। लगभग 60 करोड़ लोग इस देश के उससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक बड़ी पैनल है अस्पतालों की, करोड़ों लोग इलाज करा चुके हैं, अरबों रुपए इसमें हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। मैं गांव का हूँ, बहुत 32 घरों का एक गांव में पैदा हुआ हूँ। और हमेशा याद में रखिएगा, आप भी रखें और मैं तो हमेशा याद रखता हूँ, इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल निःशुल्क लेते हैं। जेहन में रहने चाहिए वो। मात्र 12,000 का शौचालय के लिए 4.5 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन दी है। 1,20,000 के आवास के लिए भी 6.5 करोड़ लोग, शहरी और ग्रामीण के लिए, जितने में वॉश बेसिन आता है शहर में, या राडो की घड़ी जितने में आती है, इतने में आवास लिया है। 1,000 की पेंशन के लिए वेट होती है विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था के लोग। अभी बहुत ताज़ा अनुभव है कि गांव में घूम रहा था तो एक महिला ने कहा, भैया रुक के जाओ ज़रा। मैं ज़रा जल्दी में था, बहुत जिद की तो रुक गए। तो सरसों के तेल में मेरी आरती उतारी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक आवास दिया है। तो मैंने टॉन्ट किया कि अरे 1,20,000 का ही तो है। तो उसने कहा आपके लिए वो मात्र हैं, मैं छप्पर में सोती थी, कपड़े ऊपर नीचे रात में होने के डर रहता है,
शराबी लोग बहुत निकलते हैं आजकल। जब से मोदी जी ने मुझे अपना ये 1,20,000 का मकान दिया, मैं कुंडी बंद करके झिक के सो रही हूँ। झिक के सोना समझ गए होंगे, साउंड स्लीप। तो ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति, ये 80 करोड़, ये 12 करोड़, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आती हैं किसानों को 12 करोड़ की। ये लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं और धोखे में अगर ये घुस जाएं, अस्पतालों का नाम लेता हूँ तो थोड़ा बुरा मानते हैं वो लोग। ये 5 सितारा अस्पताल जो दिल्ली के, उनमें धोखे से घुस गए ना तो खेत बिक जाएंगे उनके। जेवर इतना है ही नहीं है। 3 रुपए सैकड़े पे अगर उधार लेके इलाज कराएंगे तो जिंदगी में पटा नहीं पाएंगे। नहीं, सच कह रहे हैं आप। गरीबों आयुष्मान की कार्ड, हाँ, आयुष्मान कार्ड, जब ये लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है भाई 5 दिन का तेरा एंटीबायोटिक कोर्स चलाएगा। मेरे गांव के लोग कहते हैं भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स, हम पे तो 65 रुपये हैं, इसमें जितनी दवाई आती है उतनी दे दो। तो वो नीली पीली गोली बिना रेपर की लपेट के देता है। हम सबको मरना है, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 60 करोड़ लोग इलाज के अभाव में नहीं मरेंगे। ये संतुष्टि होगी। उनके इलाज होंगे मैक्सिस में, अपोलोज में, 22 एम्स में, और क्या क्या हैं, मेदांताज में, है ना, अपोलोज, मैक्सिस, फोर्टिस। मना नहीं करेंगे अस्पताल? कैसे मना कर देंगे? मुकदमा कायम हो जाएगा। जब इंटाइटल हैं वो आयुष्मान कार्ड की इन पैनल में, तो मना कैसे कर देंगे? उसके कुछ पैकेज हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे डिलीवरी नहीं हम लोग वहाँ पर अलाउड किया है, क्योंकि जैसी डिलीवरी में आयुष्मान कार्ड को शामिल किया था तो सारे बच्चे सिजेरियन पैदा होने लगे थे, है ना। तो वो कुछ होता है, देखो हर जगह लोग कहीं ना कहीं लीकेज कर लेते हैं। तो ये हेल्थ का ये मैं बड़ा काम मानता हूँ, वैक्सीनेशन बड़ा काम मानता हूँ। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बड़ा काम मानता हूँ। हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। विरासत में 7 एम्स मिले थे, 22 हो गए हैं। यूजी की सीटें दुगनी हो गई हैं, पीजी की सीटें दुगनी हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो गया है। तो ये दूसरे विभाग की बात बता रहा हूँ। अब मेरे विभाग में ये है कि दूध में हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए। हम मछली में नंबर 2 पर हैं, हम अंडे में 2 पर हैं, हम मीट में 4 पर हैं। क्योंकि गौ स्लॉटर एक्ट है ना, गौवंश वध निवारण अधिनियम में गाय और बैल को काट नहीं सकते जी उनको, तो सर, थोड़ा उनको माइक तो डेथ नजदीक होनी कर पड़ेगी। लीजिएगा। हाँ। तो इसलिए हम मांस उत्पादन में चौथे पे इसलिए हैं कि यूरोप के लोग तो, हम तो गाय को माता कहते हैं, वो तो आंटी भी नहीं कहते हैं, ताई भी नहीं कहते हैं, कजन भी नहीं कहते हैं। तो इसलिए वो नंबर 1 पर होंगे, 2 पर होंगे, 3 पर होंगे। हम गौवंश वध निवारण अधिनियम का बहुत सख्ती के साथ पालन करते हैं, इसलिए मांस उत्पादन में हमारा वो नहीं है। लेकिन सर, उसका एक साइड इफेक्ट भी आया है, उस पर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बड़ी संख्या में इस तरीके के जानवर सड़कों पर नजर आते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उससे अब बहुत सारी दिक्कतें भी शुरू हो गई लोगों को, आए दिन हादसों की बहुत खबरें आती रेलिवेंट हैं। सवाल है आपका, और मैं अब खुल के बात कहने के लिए जाना जाता हूँ देश में। बिल्कुल। हमारी वो नाकामी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो हमारा, हम अभी नहीं कर पाए हैं, तो वो मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। और अछारा में गांव में पैदा हुआ, जो निराश्रित गौवंश सड़क पे घूम रहा है, उसके पीछे कारण है मशीन युग आने का। जब मैं छोटा था तो गाय बछड़ा पैदा करती थी, तो मेरी माँ कहती थी भाग के जा बाजार से मिठाई लेके आ, पूरे गांव में हम बांटते थे। ये कोई नहीं जानता, हमारी पीढ़ी के लोग, गांव वाले ही जानते हैं कि सोहर के गीत गाए जाते थे, ढोलक पर बछड़ा पैदा होता था। अच्छा। यस। और दिवाली के आसपास ही किसी त्यौहार पे घर में कोई मर जाता था तो त्यौहार खोटा हो जाता था, लेकिन पहला बछड़ा पैदा होने पर हमारा त्यौहार ठीक हो जाता था। इसके पीछे क्या कारण था? मदर इंडिया नहीं देखी क्या आपने? मदर इंडिया देखी या नहीं देखी, पहले तो ये बताओ। तो नरगिस अपने कंधे पर हल रख करके खेतों को जोत रही है, और साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर उस समय बैल बहुत सस्ता होता, सड़कों पे घूम रहा होता, तो फिल्म पिट जाती, चूंकि महंगा था। तो क्या होता था, पहले दाएं चलती थी। दाएं भी राहुल गांधी नहीं जानते हैं, वो एसपी सिंह बघेल ही जानता है। दाएं का मतलब था गेहूं को काट के ऐसे डाल दो और बैलों के पैरों से उसको क्रश करते थे, जो 7-8 दिन की प्रोसीजर होती थी। 7 दिन में हम जितनी दाएं करते थे उतनी 15 मिनट में थ्रेसर काट देता है। तो थ्रेसर आया तो बैल बेकार हो गया। फिर ट्रैक्टर आया तो हम हल चलाते थे ना, हमने खुद ने भी हल चलाया, हल देखा है, तो बैलों से चलता था। हम लोग इतने गरीब थे कि हम पे 2 बैल नहीं होते, तो एक बैल हमारा एक आपका, आप हमारा खेत जोतवा दो, हम आपका। फिर एक भैंसा हमारा, भैंसा थोड़ा सस्ता होता है, ही बफेलो जो ना समझ रहे हो, तो दूसरे के पास भैंसा, तो हम पार्टनरशिप में खेती करते थे। फिर क्या हुआ, अचानक ट्रैक्टर आ गया,
तो बैल बेकार हो गया, फिर क्रेशर आ गया तो कोल्हू बेकार हो गया, थ्रेसर आ गया तो दाएं बेकार हो गई, मेटाडोर आ गई तो बैलगाड़ी बेकार हो गई, और सबसे बड़ी बात है कि पंपिंग सेट आया तो रहट बेकार हो गई। तो मेरे बेटे ने एक दिन पूछा रहट क्या होती है, तो मुझे ड्राइंग करके बताना पड़ा कि ऐसे होती है। हाँ जी, वो बैलों से ऐसे होती थी, ऐसे बाल्टियों से। तो ये सब चीज़ें बैलों से होती थी, तो वो मशीन आने से बेकार हो गई। नहीं तो क्या इसलिए मुझे हम लोग को अब वापस उसी यस युग में यस जाना नहीं चाहिए? नहीं, उस पर तो नहीं हाँ। जा पाएंगे, उस पर तो नहीं जा पाएंगे। सारा अर्थशास्त्र दिल्ली में बैठे हुए अर्थशास्त्री नहीं जानते हैं। किसान भी अपने आप में अर्थशास्त्री होता है। मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, और 2 फसल करूँगा, तो 365 दिन में 2 अच्छे किस्म के बैलों को रखूँ, और जुताई होगी केवल 15 दिन। बैल काम करें अथवा ना करें, वो खाना खाएंगे। तो मैं ट्रैक्टर रखूँगा या किराए पे लूँगा, तो वो घंटे के हिसाब से या बीघे के हिसाब से। ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल पिएगा, नहीं चलेगा तो उस पर कोई खर्चा नहीं है। तो किसान भी अर्थशास्त्री है। वो 2 बार हल चलाने के लिए 365 दिन अपने दरवाजे पर उन्नत किस्म के बैलों को नहीं रखेगा। इसका समाधान है, आपकी बड़ी चैनल है, इसको ज़्यादा बार दिखा दोगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा। गांव में मैं एफिडेविट पे लिख के देता हूँ कि इस समस्या का समाधान गौशाला नहीं है। जितनी देर हम और आप बात कर रहे हैं, इतनी देर में कुछ गाय जो बच्चे देंगी, उसमें 50% मेल और 50% फीमेल हो सकते हैं, तो कैपेसिटी से ऊपर हो गई गौशाला की। इसका परमानेंट समाधान ये है कि हम कृत्रिम गर्भाधान करें। अब नेचुरल साण से अपनी गाय को गर्भधारण नहीं कराना चाहिए, एआई कृत्रिम गर्भाधान, और उसमें भी सेक्स सॉर्टेड सीमन, वर्गीकृत वीर। क्या पहली बार सुन रहे हैं आप इस बात को? तो इसको हैमरिंग करिएगा, इसको लोगों को दिखाएं। तो मैं लिख के दे रहा हूँ इस चैनल के सामने, पूरे होश आवास में एज ए एनिमल हस्बेंड्री एमओएस कह सकता हूँ कि अगर आपने कृत्रिम गर्भाधान से अपनी गाय का धारण सेक्स सॉर्टेड सीमन माने वर्गीकृत वीर से किया, सॉर्टेड सीमन से, तो 90% बछिया पैदा होगी, माने गाय पैदा होगी। गाय पैदा होगी तो तब तक हमारे दरवाजे पर रहेगी जब तक वो गर्भ धारण करेगी और दूध देगी। और नंदी महाराज अगर पैदा हो गए तो वो टोटल पैरासाइट होंगे, क्योंकि अब हल नहीं चलेगा, अब रहट नहीं चलेगी, अब दाई नहीं होगी, अब बैलगाड़ी नहीं चलेगी, और अब और क्या होता है, रहट नहीं चलेगी, कोल्हू नहीं चलेगा। तो यूजलेस है, इसलिए प्राइसलेस। इस देश में पोमेरियन कुत्ते की कीमत फिर भी 5,000 के आसपास है, लेकिन बैल की इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो अनुपयोगी हो रहा, तो उसको पैदा ही ना करें जी। मान लो 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 50 बैल हो रहे हैं और 50 गाय हो रही हैं, तो हम 10% केवल बैल पैदा होंगे और 90% गाय पैदा होंगी, बछिया पैदा होगी। तो ऊपर से सड़क छाप उसकी ब्रीड नहीं होगी, वो बछिया या तो साहिवाल की होगी, या थार पारकर की होगी, या हरियाणवी की होगी, या गिर गाय की होगी। तो जो दूध की नदियां भारत में बहती थीं, ये जुमला हो सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ राज्य मंत्री होने के नाते कि 3 साल में हर किसान के दरवाजे पर, यदि मेरी बात मान ले, सेक्स सॉर्टेड सीमन से गाय को गर्भ धारण कराए, 100 रुपये का एक डोज है, तो 3 बार में तो गाय गर्भ धारण कर लेगी। तो 300 रुपये किसान के अगर खर्च होंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो हमारा है विभाग का, वो 100 रुपये में स्ट्रॉ दे रहा है, तो गाय गर्भ धारण कर लेगी तो 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार की हो जाएगी। ठीक है। और बैल पैदा हो गए तो माइनस में। अगर आप मेरा बछड़ा ले जाना चाहो ना, तो मैं आपको 500 रुपये और दूंगा कि इसको बवाल को मेरे घर से ले जाओ। ठीक है। तो ये समाधान मैंने ढूंढ लिया जी, ये समाधान ढूंढा है। हाँ। कि ऊपर से वो साहिवाल, थारपारकर का हरियाणवी या गिर गाय होगी, तो नस्ल सुधार होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है मेरा बघेल साहब कि जैसे जो अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है अपने देश में, तो आपका मंत्रालय जो है उसमें कितनी भूमिका अदा कर रहा है? ये बड़ा, कृषि के बाद पशुपालन ही बहुत बड़ा है। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री इज द पिलर इकोनॉमी ऑफ द फार्मर। तो 471 ग्राम आपके हिस्से में आ रहा है दूध आजकल, और जब मैं पैदा हुआ था तब सुनता था दूध की नदियाँ बहती हैं तो 12 ग्राम मिलता था। एक दिन मुझे मिलता था, एक दिन दूसरे भाई को मिलता था, एक दिन तीसरे भाई को दूध मिलता था, एक दिन चौथे भाई को मिलता था। आज 471 ग्राम दूध आ रहा है, और पिछले 10 साल में दूध का उत्पादन, अब मैं बहुत आंकड़े नहीं पढ़ना चाहता हूँ, वो 70% वृद्धि मोदी जी के कार्यकाल में हुई। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी और डेयरी, ये कृषि विभाग के नीचे पिछले 70 साल से थे। मोदी जी ने आके इसको एक अलग विभाग बना दिया है, अलग विभाग बना दिया। अब हम मंत्री अलग हैं, हमारी सेक्रेटरी हैं,
हमारे पास एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं तमाम, हमारे पास ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं। तो कृषि विभाग के बटवृक्ष के नीचे पशुपालन, फिशरी और एनिमल डेयरी विभाग पनप नहीं पाया। जी। ठीक है ना। तो उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती थी कृषि मंत्री की, माफ कर रहे हो, सुन रहे होंगे तो बुरा मान सकते हैं, उनकी लास्ट प्रायोरिटी होती थी ये एनिमल हस्बेंड्री। अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम सुबह दोपहर शाम हम केवल मंत्रालय उसी का है। हाँ। यस। तो फिशरी में हम 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किए हैं। हम लोग टूना मछली के क्लस्टर बना रहे हैं। इसके अलावा ठंडे जो हमारा उत्तराखंड है और हिमाचल है, जो श्रीनगर है, कश्मीर है, वहाँ ट्रॉट्स हम उसको कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में टूना मछली कर रहे हैं। एंड फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। कहने की ब्लू रिवोल्यूशन एक नया शब्द माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, नीली क्रांति। हमने सफ़ेद क्रांति और वो सुनी थी, ऑपरेशन फ्लड एंड हरित क्रांति। तो नीली क्रांति हुई तो विभाग अलग बना है। हमारे पास ICAR में तमाम संस्थाएं हैं जो अब बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये फिश में भी हम नंबर 2 पर हैं और दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 पर आ गए हैं। जी। अगर हम FMD मुक्त भारत कर लें, फुट एंड माउथ डिजीज़, खुरपका, मुंहपका, गला फटा, मोदी जी ने हम लोगों को लक्ष्य दिया कि 2030 तक आप FMD मुक्त करिएगा। तो हम लोग खुरपका, मुंहपका, गला घोटू की वैक्सीनेशन हो रही है। आप लोग शहर के लोग हैं, अगर गांव में जाओगे तो पूछोगे तो ज़रूर किसान कहेगा कि साल में 2 बार वेटनरी डॉक्टर या पैरावेट्स आते हैं और वो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फिर दूध एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी जो बहुत जागरूक देश हैं वो हमारे आगरा का आलू नहीं खाते हैं, कहते हैं इसमें स्वीटनेस बहुत है। और मिडिल ईस्ट खाता है आराम से, महाराष्ट्र बहुत खाता है। हमारे आलू मुंबई इसलिए जाते हैं, महाराष्ट्र गुजरात के लोग हल्का मीठा खाते हैं, लेकिन यूरोप नहीं खाता है। तो जिस दिन हम खुरपका, मुंहपका, गला घोटू मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हमारा दूध का एक्सपोर्ट होगा। और दूध को हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना चाह रहे हैं, जो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अमूल इज डूइंग गुड और नॉट, अच्छा कर रहा है। मदर डेयरी बहुत अच्छा कर रही है, एक इनकी साख बनी है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं बघेल साहब, और हमारा चैनल गांव में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मुझे उम्मीद है जो बात आप पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, किसानों तक, या जो लोग भी पशुपालन से जुड़े हुए हैं, उन तक वो बात पहुंचेगी। हाँ, मैं निवेदन उनके पैरों में करना चाह रहा हूँ कि गाय जब गर्भ धारण करे, कृपया हमारे एनिमल हस्बेंड्री के अस्पताल में चले जाएं और AI के द्वारा सेक्स सर्टिफिकेट सीमन का करा दें, तो आप 60-70 हज़ार का बच्चा होगा, नहीं तो -500 का बैल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बघेल साहब, आपने बहुत विस्तार से अपने मंत्रालय के बारे में पूरी जानकारी दी है। थोड़ी समय की बाध्यता है, वरना और लंबी बातचीत हो सकती थी। इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।